तो अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी से। अभी पिछले लिंक में हमने उनका जीवन परिचय जाना और अब समय है उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में जानने का। तो आदरणीय जी, आप के साहित्यिक जीवन की यात्रा कब से प्रारंभ हुई और इस बीच क्या-क्या पुरस्कार आपको मिले, क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई और कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई और कौन-कौन से सम्मेलन, गोष्ठियां आपने बड़ी-बड़ी ज्वाइन की। इस तरह की आज आपसे हम बातचीत सुनेंगे आपसे और स्वागत है आपका। ले चलिए अपने साहित्यिक जीवन में हमें। जी बिल्कुल। स्वागत है प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। जी जी सुषमा जी। एक मिनट प्रकाश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी। मंजू जी जी ने यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। तो उन्होंने अभी वो बताया ही बता। नहीं। तो उन्होंने बताया हाँ ही नहीं देखिए, वो अपने बात बता दो। बहुत सी चीजें हम लोगों की भी छूट गई टूट बताने को। नहीं नहीं, हमें तो पता है ना, इसीलिए। जी, स्वागत है मंजू सक्सेना जी आपका। तो कहाँ से आपका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था जी और पढ़ने का मुझे शौक कुछ हम दीवानगी तक था कहना चाहिए बहुत। और उसमें जैसे कि प्रकृति ने भी साथ दिया, जहां जहां रहे वहां वहां किताबें मिलती चली गई। जी बचपन में मम्मी मंगवाती रहती थी बुक्स। उसके बाद फिर मेरे मौसेरे भाई थे, वो जिस बरेली में एक IVRI करके है, जी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा एशिया का है, तो वो उसमें डॉक्टर थे और वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो उसमें से वो जो मैं किताबें कहती थी, शिवानी जी और शिवानी का मैंने पूरा साहित्य पढ़ा जी और शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, प्यारेलाल आवारा, गुलशन नंदा, उस टाइम के जितने भी वो थे सब चुन चुन के, जितनी भी जो भी बुक्स मिलती थी, रोज वो 2-3 किताबें ले आते थे और वो कहते थे कि भाई कमाल है कि तुम इतनी जल्दी पढ़ के खत्म कर देती हो 2 दिन के अंदर। वो सब, मेरी सिस्टर को भी बहुत शौक था, जी तो हम लोग वो और शिवानी जी की तो मुझे खास तौर से बहुत ही ज्यादा पसंद थी। जी और एक उम्र भी ऐसी थी कि रोमांटिक नॉवेल्स भी बहुत पसंद आते थे। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं इंग्लिश में MA किया मैंने, तो जी मैं फिर इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ने लगी। इंग्लिश के नॉवेल्स में भी मैंने बहुत नॉवेल पढ़े, मिल्स एंड बून्स, बारबरा कार्टलैंड, तो मुझे नाम भी नहीं याद है, सब जासूसी वसूसी सब तरह के। जी फिर मेरे वहां पर हमारी एक मेरे ब्रदर थे, उनके फादर इन लॉ SP थे, तो उनका वहीं हमारे घर के पास ही बरेली में कोतवाली थी, तो वो घर के पास ही रहते थे। उनके कोतवाली की भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहां से भी खूब किताबें मिलती थी। फिर इंग्लिश के नॉवेल का जब मुझे शौक लगा, तो इंग्लिश के नॉवेल्स बहुत महंगे आते थे और वो वहां नहीं मिलते थे जल्दी उन लाइब्रेरीज में। जी तो वही मैं कहती हूँ ना, कुदरत साथ देती है वैसे जैसे कि आपके विचार होते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ यहाँ लखनऊ में DCS थे, तो पूरा बाग रेलवे स्टेशन जो था वो उनके अंडर में था, सारे वेंडर्स उनके अंडर में थे। तो वहां से फिर खूब जितने भी मैं पढ़ सकती थी मैंने इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़े और खरीद खरीद के भी पढ़े।
लेकिन खरीद के कम पड़े क्योंकि बहुत महंगे आते थे। तो जी उसी का मुझे शौक, मतलब मेरे जैसे मेमोरी में भरता चला गया। और जब कुछ अंदर से कुछ ज्यादा ही जज्बात पैदा हो गए, तो मैंने 80 या 82 में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। जी फादर थे, उनकी डेथ हो गई, तो मैं बहुत दुखी थी। तब मैंने एक कविता लिखी थी। मतलब मैं जितनी दुखी अपने लिए थी, उससे ज्यादा मैं दुखी अपनी मम्मी के लिए थी कि उन्होंने इतने लाड़ प्यार से हम लोगों को, इतने परेशानी से हम लोगों को पाला पाला। पोसा। और मेरे ब्रदर की शादी भी हो गई थी, बच्चे थे छोटे छोटे, और उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कविता लिखी, फिर घर में मैंने सुनाई, तो इन लोगों को बहुत पसंद आई। इन्होंने कहा अरे तो बहुत अच्छी है। तो कभी भी कोई घर में आता था तो ये कहते थे सुनाओ। फिर एक दो बार और कविता लिखी ऐसे ही, तो इन्होंने कहा सुनाओ। तो एक सज्जन हमारे घर आए एक दिन, तो वो कहने लगे कि अरे ये तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप मंच पे क्यों नहीं जाती। तो हमने कहा हम तो मंच पंच तो हम जानते नहीं, ये तो हम जी स्वान पर सुखाए लिख लेते हैं। तो बोले नहीं है, मैं आपको लेके चलूंगा, आप की तो कविता बहुत अच्छी है। वो मुझे एक मधु त्रिपाठी जी करके थी, बहुत बड़ी कवित्री थी वो, जी प्रतिष्ठित थी यूपी उत्तर प्रदेश की। वो उनके घर मुझे लेके गए, और तो जब मैं बहुत अच्छी। कविता सुनाई, मधु त्रिपाठी जी कहने लगी कि भाई मैं तो ज्यादा मुझे तो नहीं, हालांकि वो बहुत ही अच्छी कविता लिखती थी, बहुत उच्च श्रेणी की कविता लिखती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मुझे तो नहीं ज्यादा आइडिया है, मैं तुम्हें सत्य जी से मिलवा देती हूँ। उन्होंने सत्य जी का मुझे फोन नंबर दिया कि तुम उनसे जाके, तब फोन तो नहीं था उनके पास, उन्होंने वो दिया था, एड्रेस दिया था कि आप जाके मिल लीजिएगा। मैं थोड़ी, मैंने जैसे बताया ना, संकोची भी थी, और मुझे अपने ऊपर विश्वास भी नहीं था कि मैं कैसा लिखती हूँ। वो मुझे आज भी विश्वास नहीं है, सही मायने में जी बताऊं तो। मैं उनके पास मिलने नहीं गई, लेकिन एक दिन देखा तो सत्य जी खुद आए हमारे घर में। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि वो मधु त्रिपाठी जी ने ऐसे ऐसे मुझे कहा था कि वहां पर मंजू जी रहती। इत्तेफाक से मेरा और सत्य जी का घर बहुत दूर नहीं, अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस था। जी तो बस वो शायद 82 में मेरे से मुलाकात हुई होगी मुझसे उनकी। और काव्य में हमारा जो फिर हम बढ़े आगे, मंच पे गए, और तब से चल ही रहा है वो। अभी सफर उसी सफर में ही है। तो वो सत्य जी को ही श्रेय जाता है। और 82 से मैंने करीब ये शुरू किया। अच्छा। तो प्रकाश जी का क्या कनेक्शन हो गया क्या? तो आवाज नहीं आ रही मेरी? और गद्य में मैं आपको बताऊं, कहानी मैंने कहानियां भी लिखी थी उस टाइम, लेकिन और कहानियां मैंने भेजी भी सरिता में, तो वो वैसे ही वापस आ गई। अच्छा फिर मेरी मामी जी जो ममिया सास थी, वो भी बहुत बड़ी राइटर हैं। किरण शबनम के नाम से लिखती हैं, किरण सक्सेना है, किरण शबनम के नाम से लिखती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये इतनी अच्छी लिखी है, लेकिन तुम्हारा जो एक तरीका होना चाहिए वो नहीं है। तो अगर ये तुम तरीका सीख लो तो तुम्हारी कहानियां बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा ये तरीका कहाँ से आएगा। तो उन्होंने मुझे फिर एड्रेस दिया, हम्म, एक रोहतक में ही थे, एक महाराज, क्या नाम था उनका, उनकी वाइफ अभी भी चलाती हैं वो, हम्म, महाराज कृष्ण नगर के नाम था उनका। तो वो कहानी कला विद्यालय चलाते।
वो उसमें बाई पोस्ट भेजते थे लेसन्स वो, और उससे मैंने फिर कहानी कला का कोर्स किया। और जब वो कोर्स मैंने किया उसके बाद मेरी कोई भी कहानी वापस नहीं है। मैंने चाहे सरिता में भेजी, चाहे मैंने मेरी सहेली में, किसी में भी भेजी। बहुत बहुत बधाई, बहुत जी, आपकी आवाज, बधाई मंजू मेरी जी। आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है? वो आपको बधाई दे रही हैं बहुत। अच्छा अच्छा। मंजू जी बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात की बधाई? अरे कहानियां कोई वापस नहीं आई, इसकी बधाई। हाँ जी जी जी। तो सभी गुणीजन को बहुत बहुत प्रणाम। इस बीच हमारे साथ मंजू आदरणीय जी त्रिभुवन आपको भी शंकर प्रणाम। मिश्र चातक जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय कुमुद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है मंच पर। तो जी आभार। जी मंजू जी आगे बताइए। तो बस फिर मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, तो मेरी कहानियां बहुत सारी छपी सारी मैगजीन्स में, इंडिया की सभी मैगजीन्स में मेरी कहानियां काफी। उस टाइम तो सरिता में इतनी कहानियां आती थी, सरिता मुक्ता पूरा जो उनका ग्रुप था, और मेरी सहेली में सभी लोग उस टाइम मुझे जान गए थे। फिर वही मैंने बताया, जैसे मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ साल तक बिल्कुल ही हम अलग रहे इन सब चीजों से, ना कविता ना कहानी। फिर 2014 में मैं फेसबुक से जुड़ी जब, तो गजलों के ग्रुप से जुड़ी, एक प्रतिभा मंच। गजलें मुझे आती नहीं थी लिखना, फिर वहीं पर मैंने गजलें सीखने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय कोई सिखाता नहीं था। लेकिन फिर कुदरत ने मेरा साथ दिया, और कोटा के जो बहुत बड़े गायक हैं आदरणीय शरद तालम जी, जी उन्होंने मुझे काफी सिखाया गजल के बारे में। आज भी वो मेरे वही मुझे गाइड करते हैं। अगर मैं मतलब फाइनल मैं उनको दिखाती हूँ कि जी कोई गलत तो नहीं रह गया, मैंने कोई गलती से कहीं कुछ गलत छोड़ तो नहीं दिया, वो मेरे गजल गुरु है। तो मतलब मुझे साहित्य में कई लोगों ने मुझे सहारा दिया, जैसा कहना चाहिए मेरी मम्मी सक्सेना ने मुझे महाराज कृष्ण का एड्रेस दिया, जिस जहाँ से मैंने कहानी कला का कोर्स किया। और उसके बाद सत्य जी ने मुझे, आज जहाँ पर हम कविता के क्षेत्र में हैं, हालांकि लिखना उन्होंने नहीं सिखाया, लिखना तो हमने अपने आप से सीखा, लेकिन मंच पर ले जाना, और जो हमारा एक आज लखनऊ में बहुत बड़ा साहित्यिक परिवार है, जी जितने भी लखनऊ में समूह हैं, हम एक दूसरे को सबको जानते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। वो सारा श्रेय हमारे सत्य जी को जाता है। जी मैं उनका बहुत ही आदर सम्मान पहले भी करती थी, और आज तो वो उनकी स्मृति शेष है वो, लेकिन मैं उनका बहुत आदर आज भी मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ काव्य के क्षेत्र में, वो उन्हीं की वजह से हूँ, जिस मंच पे। वाह। तो इस साहित्यिक जीवन की यात्रा में कभी कोई पुरस्कार मिले हों, कुछ कोई विशेष उपलब्धि? जी, पुरस्कार बहुत मिले। और पहले, अब ऐसा कोई सरकारी पुरस्कार तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि जैसा मैंने आपको मैं बहुत संकोची हूँ। और दूसरी चीज है, मुझे बहुत ज्यादा पुरस्कारों की मुझे अभिलाषा नहीं रहती कि मेरा पुरस्कार वो होता है कि जब एक अनजाना व्यक्ति, चाहे मैं फेसबुक पे हूँ, चाहे मैं वैसे मंच पे सुना रही हूँ, कोई अनजाना व्यक्ति उसकी तारीफ करता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, चाहे कहानी हो, चाहे मेरा कविता हो,
तब मुझे लगता है कि वो पुरस्कार मुझे मिले। मुझे यहाँ से इतने पुरस्कार मिले हैं लखनऊ में, लेकिन जो 2-3 मेरे फेसबुक ग्रुप से बाई पोस्ट आए हैं, भेजे हैं, उन पुरस्कारों में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मतलब वहां से उन्होंने, ये अभी की बात नहीं है, अब तो खैर वो सब सर्टिफिकेट वगैरह भेज रहे हैं। ये 4-5 साल पहले की बात है, जब नया नया ये शुरू हुआ था, ग्रुप्स शुरू हुए थे, तब की बात। 4-5 साल क्या, बल्कि मतलब ये 8-10 साल पहले की बात, जब 14-15 में एक ग्रुप ने मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार भेजा था। और कई बार जो प्रतियोगिता में मुझे भेजे, तो बाई पोस्ट भेजना उसका करके, वो बहुत बड़ी चीज थी। सर्टिफिकेट तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन एक मोमेंटो बड़ा सा भेजना, ये बड़ी चीज थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे तो आजकल, जैसे मेरा एक उपन्यास भी मैं लिख रही हूँ, छपने वाला है बिल्कुल, तेरे बिन मैं नहीं, उस पे मुझे प्रतिलिपि पर 1.25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, अच्छा। और इतने अच्छे कमेंट्स हैं, वो बहुत मुझे इतने बड़े पुरस्कार लगते हैं। बिल्कुल, वाकई अभी बहुत बड़ा। बहुत फेसबुक बहुत पर भी वो मैंने डाला, तो पढ़ती हूँ। इतने वो सुषमा जी ने पढ़ा है वो उपन्यास हमने भी मेरा। पढ़ा है वो। अरे हमने भी और पढ़ा है भाई। दूसरा दूसरा भाग क्रमशः के बाद लगता था कब होगा आगे। बहुत तो सुबह बढ़िया। उठते वो सबसे वो पहले वो देखते पुरस्कार जो थे। ये लोग लिखते हैं कि अरे बेचैन हो रहे हैं हम, आगे लिखो आगे लिखो, वो पुरस्कार हमारे लिए सबसे बड़ा है। नहीं, जी। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। भाव भाषा एक उसमें इतने ज्यादा किरदार हैं, लेकिन कहीं भारी नहीं लगते। बोझिल हर किरदार का अपना व्यक्तित्व है, और बहुत अच्छा है। वाह। भाव भाषा वही हर चीज। यही आपकी जो आपने कहा ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, काफी तो पुरस्कार से कहीं ज्यादा। बहुत सुंदर। तो मंजू जी, अभी तक कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई आपकी? हाँ, कितनी हो मेरी गई? एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये छोटी सी थी, ये 1983 में प्रकाशित हुई थी। जब मैंने बताया 83 में? 82 में मैं सत्यजी से मिली, जी। डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्यजी से, तो 83 में मैंने अगीतों की एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये है। महके फूल अगीत के। वाह, जी बहुत सुंदर। ये आपकी पहली पुस्तक है? जी, ये मेरी पहली पुस्तक थी। इसमें क्या है, और कहानियां हैं या उस कविताएं हैं? नहीं, इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं। अच्छा। अभी मैं आपको सुनाऊंगी इसकी भी एक जी जी जी। कविता, 1-2 कविता सुनाऊंगी। जी ये 83 में प्रकाशित हुई थी। जी। वाह। और ये है क्या लिखा है इसमें? ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। वाह। अच्छा, वो थोड़ा तिरछे में लिखा है ना, तो पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, ये ऐसे आपको समझ में हाँ, आएगा। अब आ रहा। हाँ हाँ हाँ। ऐरी में तो प्रेम दीवानी। वाह हाँ। वाह। हाँ, ऐसे आ रहा है बड़ा ना समझ नाम में। तो, हाँ, नाम तो ये बहुत ही सुंदर है। ये भी और काव्य संकलन ये है? मेरी, ये 94 में प्रकाशित हुई थी। जी। इसमें मेरी 11 कहानियां हैं। कहानियों की है। बहुत सुंदर। जी। और ये 2021 में प्रकाशित हुई। जीवन के रंग। जी, ये लघु कथा संग्रह है, वाह। 2021 में हुई है। वाह। और ये है गजल संग्रह, अनछुई धुवन, छुअन। छुई छुअन। अनछुई छुअन। वाह। इसमें आपकी गजलें हैं? जी, ये भी 2021 में हुई है प्रकाशित। जी। और
फिर बाकी का तो मैंने संपादन किया है काफी, और साझा संग्रह में बहुत निकली है, ये भोपाल आपके से मुख्य निकली है। ये मुख्य का आपके ये संकलन है। मेरी मुख्य है। जी जी जी। कितनी हो गई? और पाँच अभी छह तो एक, पाँच छह तो हो ही गई है। हाँ ये 4 है, और अभी बस बहुत जल्दी से आने वाली है, प्रेस में है एक, और मोगरा महक उठा। मोगरा महक उठा, वाह। हाँ, कहानियां और मोगरा महक उठा। और मोगरा नहीं, कहानी नहीं है, ये गजल संग्रह है। संग्रह, वाह वाह वाह। और एक ये उपन्यास आ रहा है, तेरे बिन मैं नहीं। 2 किताबें तो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। ये तो 10 अभी मेरे जाने से पहले ही आ जाएगा उपन्यास। अच्छा, और एक लघु कथा संग्रह और वो है, उसका भी नाम, नाम पता नहीं क्या रखा था, भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और तो साहित्यिक गुरु आपने बता ही दिया कि आप उनको मानते थे अपना, जिन्होंने क्या क्या नाम बताया? सत्य। गजल गुरु मेरे आदरणीय शरद तलंग जी हैं, जो कि कोटा के बहुत बड़े गायक हैं। जी जी जी। हाँ, और वो और बहुत बड़े गजलकार हैं। मंचों पे लाने का श्रेय हमारे डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी को है, और वाह कहानियों में हमारी मामी जी किरण सक्सेना, उनको वाह। है। तो वाह। सबका मेरे साथ रहा है। तो साहित्यिक जीवन के बारे में और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे? साहित्यिक जीवन में मैंने लिखना जब शुरू किया था, तो जी जैसा कि मैंने कहानी के बारे में बताया कि मैंने लिखा, तो फिर बाद में मुझे जब मैंने उसको सीख लिया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, किस तरह से लिखा जाता है। तो इसी तरह से जब हमने कविता भी लिखना शुरू किया, तो कविता लिखने तो लगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर जी कि मतलब ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। सही बात ये थी कि उसी ने सत्य जी ने मंचों पे तो बहुत वो भी तारीफ करते रहते थे कि बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन कोई ऐसा कभी मैंने ना, हमने पूछा कि भाई हमने इसमें कुछ मात्राएं गड़बड़ तो नहीं है। जी। लेकिन बाद में जब हमने गजल सीखी, हम्म, गजल का जो व्याकरण थोड़ा टेढ़ा होता है और पेचीदा है थोड़ा सा, बहुत बारीकियां उसमें ज्यादा है, तब मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ भी लिखना है, चाहे दोहा लिखना है, चाहे गीत लिखना है, तो पहले उसकी बेसिक्स जाननी चाहिए। जी अगर हम उसके बेसिक्स नहीं जानते हैं, उसकी फंडामेंटल्स हमको नहीं पता है, कैसे कितनी मात्राओं का दोहा होता है, कितने के कुंडलियां हैं, कैसे लिखी जाती हैं, कौन सी छंद कैसा लिखा जाता है, तो फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं। और जब कोई फिर बीच मंच पे अगर कोई ये टिप्पणी देता है कि आपने तो ये गलत लिखा है, तो फिर बहुत खराब लगता है अपने को। तो इसलिए पहले उसके आपको व्याकरण जानना चाहिए, जी तो उससे आपके आत्मविश्वास भी रहता। हो सकता है आपका कथन उतना अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम हमारा व्याकरण तो अच्छा है ना। बिल्कुल। घर की नींव हमारी मजबूत है, अंदर हमारे कमरे बेतरतीब भी चाहे बने हों, लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने अपने साहित्यिक जीवन में सीखी कि हर चीज पे आपका तभी कंट्रोल आएगा जब आप उसका व्याकरण जान। जी। तो मंजू जी, आप साहित्य के क्षेत्र में आपने आपका काफी योगदान रहा है। एक साहित्यिक व्यक्तित्व होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहते देखिए, समाज को संदेश तो सबसे पहला तो यही है कि जो आप आजकल व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक उपदेशों की भरमार रहती है, गुड मॉर्निंग में भी कोई ना कोई उपदेश लिखा हो, हैं? जी
और लोग कहते हैं अरे वाह क्या बढ़िया है, या फला आदमी बड़ा बढ़िया भाई वो भेजता है संदेश। लेकिन कभी आपने उसको अमल करने की सोची है उस पर? सिर्फ पढ़ने से तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। गांधी जी कहते थे कि आप पढ़ाई से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज तब होती है जब आप उस पर अमल करते हैं, जब आप उसको जीते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि आप जो भी कुछ करें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, जो कुछ सीखें, जो कुछ पढ़ें या जो कुछ सुने, उसको आप कोशिश करें कि हम पूरा का पूरा नहीं तो कम से कम फर्स्ट स्टेप तो उठा ही ले अमल करने के लिए। अगर हमें पसंद आती है वो बात, तो हमें पहला कदम तो जरूर उसकी तरफ उठाना चाहिए, वरना तो वो आपकी मेमोरी में रहेगा और फिर कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे होता है ना कि 15 दिन के बाद खत्म, डिलीट हो जाएगा, या 30 दिन के लिए है, उसी तरह से वो भी खत्म। बहुत सुंदर बात आपने बताई। आजकल मैसेजों की, संदेशों की भरमार फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिलती है, लेकिन हम उनको अनदेखा करके उनके अर्थ को नहीं समझते हैं और वो बातें हमारे लिए अनजान ही बनी रहती हैं। तो अब समय है, जो लोग इस पटल से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने वीडियो ऑन कर लें और बारी बारी से अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, तो वो आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में, उनके मन में कोई भी प्रश्न हो और उनको उनके मन में आपसे कुछ जानने की जिज्ञासा हो, तो वो आपसे एक एक करके प्रश्न पूछेंगे और आप उनको उनका उत्तर दीजिएगा। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूं कि वो आपसे प्रश्न करें। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत है मंजू जी आपका। अब देखिए मैं क्या प्रश्न क्या करूं, जहाँ की वो पढ़ी हुई है उसी की मैं, उसी स्कूलों की मैं भी पढ़ी हुई है। दोनों अच्छा। एक ही कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं वाह। और काफी कुछ जानते हैं। देखिए एक बात नहीं पता थी, वो हमने आपको बताया कि इन्होंने एलएलबी किया और लखनऊ में यहाँ वकालत भी करी है, सब कुछ किया है, उसके बारे में गोल कर गई। फिर इन्होंने छोड़ दी वकालत, सुना ही नहीं आ रहा कुछ। और हम हाँ तो नहीं, बहुत फिर मैं इनके भूल फैन गई, हैं। बहुत सी बातें एक्चुअली में ध्यान भी नहीं रहती हैं। तो 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 हम तो वैसे बहुत फैन हैं इनके, हमसे पूछे क्या। ये तो इतना अच्छा लिखती है कि पढ़ते पढ़ते हम बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं। वाह। आप अरे लोग तो पढ़ते पढ़ते निशब्द हो जाते हैं, यही उन्होंने पूछ लिया आपसे, यही उनका प्रश्न है। कितना बड़ा पुरस्कार है। ये नहीं आपका नहीं ये नहीं, आपका हम पुरस्कार। इनकी तारीफ करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है पढ़ के, बहुत सुकून मिलता है पढ़ के, लगता है कि जैसे अपने ही दिल की बात कह रही है। आगे बढ़ते हैं यही। और अब मैं आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना कोई प्रश्न उनके मन में हो तो प्रश्न करें। स्वागत है आपका। आ, मैं अपनी प्रिय अपनी मंजू जी से ये पूछना चाहती हूँ, साहित्य की इस विधा में आकर्षण है और साहित्य की कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा पसंद साहित्य की सबसे अच्छी विधा तो मुझे कहानी लगती है, और या फिर गजल लगती है। गजलें तो हम उनकी पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजलें वो लिखती हैं। तो गजलें भी एक्चुअली में गजलों की एक खूबी होती है ना, जैसे दोहा है हमारा, कि जी। दो पंक्तियों में जीवन का बहुत बड़ा एक सार हम उसमें दे देते हैं। जी। अ, लेकिन तो वही दोहे की तरह ही है। अब क्योंकि गजलों में थोड़ा आशिकाना मिजाज है गजलों का,
तो जी, वो उसको थोड़ा सा आशिकाना मिजाज से भी लिखी जाती हैं। दोहा जो है वो बेचारा सीधा साधा होता है। सीधा साधा होता है। जी, जी, जी। उसमें कहीं कोई आशिकाना मिजाज नहीं होता। देखिए, गजल गजल इसलिए बदमाश गजलों को होती लोग है। गजल बदमाश नहीं, अब आशिकाना मिजाज बदमाश नहीं होते। बदमाश। लैला मजनू को बदमाश कोई नहीं कहेगा। जी, जी, जी। गजल मैना है और वो दोहा तोता है। दो हाथों ये बहुत सुंदर बात आदरणीय जी। और अब मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी, हालांकि आपसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, ये हमारे मंच पर अभी कुछ समय से ही आ रहे हैं, फिर भी आज उन्होंने आपको जितना बहुत सुना है, तो उसके अनुसार अगर आदरणीय चातक जी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप आदरणीय मंजू सक्सेना जी से कर सकते हैं। स्वागत है आपका। मैं आदरणीय मंजू जी से प्रश्न क्या करूं, वो तो बहुत, मैं उनके सामने बहुत बौना हूं। और आपकी साहित्यिक गतिविधि देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं गजलों के बारे में एक प्रश्न ये छोटा सा करना चाहता हूँ। गजलें आपने जैसे कहा कि आशिकी उसमें मुख्य विषय होती है, तो आजकल गजलों का फलक बड़ा विस्तृत हो चुका है। सामाजिक हैं, व्यंग हैं, या आत्मचेतस के केंद्र पर हैं, अथवा केवल आशिकी पर केंद्रित। आप किस विषय में ज्यादा लिखना पसंद करती हैं? नहीं, अब तो ये प्रैक्टिकल बात हो गई है। गजल में हर सामाजिक विषय, हर विषय इंक्लूडेड है। सब विषय सम्मिलित हैं। लेकिन जो उसका एक तरीका है, जो मैंने आशिकाना मिजाज कहा, वो एक जो दोहा जो होता है वो बिल्कुल खट से, जैसे मतलब खरा खरा बोलने यस। वाला। हम्म, जी जी और जी। उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के हम गजल में वही बात, गजल में आप कहेंगे तो थोड़ा एक कोमलता लिए हुए होगी, या जी जी। सीधे आपको आपके ऊपर तंज कसेगी। सही। लेकिन दोहा जो है वो थोड़ा एक अलग उसका सात्विक विचार है, सात्विक मिजाज जी। होता है वो, इसलिए मैं कह। नहीं, बहुत मेरा सुंदर प्रश्न बात। ये था कि हम्म, जी। आपकी गजलों का अच्छा, मुख्य विषय क्या है? मेरी गजलों में भी मुख्य विषय जो है वो सब सामाजिक है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि साहित्य कोई ना कोई समाज को संदेश देने के लिए होता है। जी हर साहित्य में आप चाहे कविता लिख रहे हैं, चाहे आप कहानी लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक सकारात्मक संदेश छिपा होना चाहिए। तो जी। सही बात। मेरी गजलों में भी हमेशा एक हर शेर में कोई ना कोई संदेश हो, तो इसलिए बहुत मेरी बहुत गजलों में सब तरह के विषय हैं। जी। बहुत बहुत आ, धन्यवाद। आगे बढ़ते धन्यवाद। हैं और अब मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है आपका। बोलने में तकलीफ हो रही है तो जी, कुछ भी नहीं पूछूंगी, बस अच्छी लिखती हैं, बहुत अच्छी लिखती हैं वो, आज कुछ दिक्कत है। जी, अच्छा, ठीक है। और कुमुद लता जी हमारे साथ बिल्कुल नई नई जुड़ी हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो कुमुद लता जी, अगर आप पूछना चाहें, कोई जिज्ञासा हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकती हैं मंजू जी से। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ। जी हाँ, जिज्ञासा है। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। अभी वो बता रही थी अपने बारे में मंजू जी, तो अ, मैं सोच रही थी जरूर पूछूंगी, मौका मिला तो। मैं जैसे, मेरी रुचि जो है वो कहानी में अधिक है। कहानी में और निबंध वगैरह में अधिक रुचि है। कविता में ऐसे लिख लेती हूँ, थोड़ी बहुत कविता में बहुत अनाड़ी हूँ मैं अभी लिखने में। तो अभी जैसे मुझे मंजू जी से सुनने में आया कि वो कहीं से कहानी लिखना सीखी है। तो मुझे जानना था कि ऐसा ऐसा कोई मतलब है क्या कि मैं सीख सकूं और निखार ला सकूं अपनी कहानी में या कविता में। वैसे जो हमारे आदरणीय गुणीजन हैं वो तो मदद करते हैं, करेंगे ही। कुछ और भी जैसे मैं ज्यादा सीख सकूं, अब तो ये मुझे मैं नहीं पता कि जानना चाह रही रोहतक
में पहले एक महाराज कृष्ण थे, उनकी वाइफ अभी भी है जी उर्मी कृष्ण करके। अगर आप गूगल में जी उनका नाम डालेंगी तो मिल जाएगा उनका। जी तो उनका एक जी कहानी कला केंद्र चलता था, वो बाई पोस्ट जी हमको भेजते थे और उसी में जी लिखना करते थे कि आप लिखिए और लिख के भेजिए। इस टॉपिक दे दिया उन्होंने कुछ और उसमें ही वो जी फिर सिखाते थे कि ये इसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो महाराज कृष्ण जी की तो डेथ हो गई है। काफी साल मैं उनके कांटेक्ट में रही, वहीं से मैंने, अब मुझे नहीं पता कि वो उनका स्कूल चलता है कि नहीं चलता है। जी उर्मी कृष्ण करके आप डालिएगा तो वो मिल जाएगा। जी। आप नोट कर और लीजिए, जैसे मुझे, उर्मी मैं कृष्ण। लिखती तो, हाँ उर्मी कृष्ण याद रहेगा। तो जैसे मैं कहानी लिखती हूँ तो खुद को लिखते चले जाते, रो में बहते चले जाते, लिखते चले जाते, तो खुद को पता नहीं चलता। जैसे मुझ में है त्रुटियां, लिखने में क्या त्रुटियां है, तो मैं कहानी तो लिखती हूँ, त्रुटियां आती है। जैसे बोले कि व्याकरण में कहीं कहीं आती है, मात्रा वगैरह में कहाँ डैश लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, है ना, जिसमें आदि बोधक चिन्ह कहाँ आएगा, ये त्रुटियां हो जाती है मुझसे उसमें। इसके लिए तो आपको विराम चिन्हों की किताब आती है, पुस्तक आती है। जी तो विराम, या आप उसमें गूगल में भी मिल जाएगी आपको विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्हों का जी आपको उसमें पूरा वो दे देते हैं, सारा डिटेल देते हैं कि कहाँ पर संबोधन का लगता है, कहाँ पे डायलॉग आता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहाँ कॉमा आता है। जी तो वो तो बहुत जरूरी है किसी भी आप कहानी हिंदी लिखने के हिंदी लिए। व्याकरण की किताब खरीद करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसका समय बिल्कुल जी समाप्त होने को है, और हमने मंजू जी से आज उनके साहित्यिक जीवन के जी बारे में सुना, और अब अगले लिंक में हम उनसे उनकी मनपसंद रचनाएं सुनेंगे। और तब तक के लिए जी एक बार फिर से जी। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले लिंक में। बहुत बहुत आभार मंजू जी का, बहुत बहुत आभार।